और वाडियार वंश जो था, इसकी जो वास्तविक शक्ति की अगर बात करें तो वास्तविक शक्ति 2 मंत्रियों के हाथ में थी। एक का नाम था देवराज, दूसरे का नाम था नंजराज। याद रखिएगा आप, दूसरे का क्या नाम था? नंजराज। ये एक सेनापति होता है, यानी सेनापति था ये, इस सेना का प्रमुख कह सकते हैं। और दूसरे की अगर बात करें नंजराज की, तो यह राजस्व मंत्री होता है, राजस्व मंत्री होता है। और देवराज की सेना में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम होता है हैदर अली। कौन शामिल होता है? हैदर अली शामिल होता है। तो हैदर अली था, यह सिपाही के पद पर सेना में भर्ती होता है। कौन से पद पर? सिपाही के पद पर भर्ती होता है। हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो आंग्ल मैसूर युद्ध थे, ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक लड़ा गया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक लड़ा गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह 1799 ईस्वी में लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल हैरी वेरलेस्ट था और हैदर अली के मध्य यह युद्ध हुआ था, जो मद्रास की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। अगर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग और हैदर अली के मध्य हुआ था, जो मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हैदर अली की जो मृत्यु 1782 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद में 1 साल तक युद्ध जारी रहता है उसके पुत्र के द्वारा, जो मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। यानी युद्ध की शुरू की बात करें तो युद्ध या किसके द्वारा शुरू होता है? तो यह युद्ध हैदर अली के द्वारा शुरू होता है। और उसकी अगर संधि की बात करें तो संधि टीपू सुल्तान के द्वारा इसकी होती है। तृतीय मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इस हिसाब से जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, यह लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था, जो सहायक संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं हैदर अली के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैसूर। तो मैसूर मैप में देख पाएंगे आप, यहाँ पे दिख रहा होगा। मैसूर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैसूर के ऊपर निजाम थे, जो हैदराबाद में पड़ते हैं। उसके ऊपर मराठा, उसके ऊपर कौन सा था? शासन मराठा। आप इस मैप में देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे, यहाँ पे बंगाल होता है और बंगाल आधुनिक आधुनिक बांग्लादेश, यहीं पे कोलकाता होता है, यहाँ पे अंग्रेजों की फैक्ट्री होती है। दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो दूसरी फैक्ट्री मद्रास में होती है अंग्रेजों की, तीसरी फैक्ट्री बंबई में होती है। इस हिसाब से अंग्रेजों की 3 फैक्ट्रियां होती है भारत में। ये जो क्षेत्र है ये मैसूर होता है। अंग्रेजों की जो लालसा थी वो मालाबार तट था, क्योंकि मालाबार तट मसालों के लिए जाना जाता था, इसीलिए अंग्रेज आक्रमण कर रहे थे मैसूर पर। क्योंकि एक कहानी शुरू होती है 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा भारत आता है तो मालाबार तट पर आता है और यहाँ से जो मसाले लेकर यूरोप लौटता है तो पूरे रास्ते के 60 गुना दामों पर बिकता है। इसीलिए जो यूरोपीय थे वो भारत देश में व्यापार करने के लिए आकर्षित होते हैं। इसी हिसाब से अंग्रेज भी मालाबार तट के लिए आकर्षित हो रहे थे। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी फैक्ट्री की बात करें तो अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी वो थी कोलकाता, क्योंकि कोलकाता के अधीन बंगाल आ चुका था, यानी आधुनिक बांग्लादेश। यहाँ पे इनकी दीवानी प्राप्त हो गई थी, यानी बांग्लादेश की, यानी बंगाल की इन्हें दीवानी प्राप्त हो गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी अंग्रेजों को मिल चुकी थी, जो इन्हें आय का स्रोत एक मिल गया था।
अगर मैसूर की बात करें प्रारंभिक स्थिति की, तो मैसूर जो था पहले दक्षिण भारत में दो राज्य हुआ करते थे, यानी पहले दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। एक का नाम था बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, और दूसरे का नाम था विजयनगर साम्राज्य। तो ये दो राज्य हुआ करते थे। इनमें जब आपस में टकराव होता है तो एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तालीकोटा का युद्ध, याद रखिएगा। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है और कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, यानी कई छोटे छोटे राज्य उदय होते हैं। उसी में एक राज्य होता है मैसूर। मैसूर किस राज्य से उदय होता है? तो मैसूर विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद मैसूर का उदय होता है, और मैसूर पे वाडियार वंश का शासन होता है। मैसूर पे किस वंश का शासन होता है? तो मैसूर पर वाडियार वंश का शासन होता है। और वाडियार वंश का जो शासक था वो था चिक्का कृष्णराज। याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है। तो वाडियार वंश का शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज। और वाडियार वंश जो था, इसकी जो वास्तविक शक्ति की अगर बात करें तो वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों के हाथ में थी। एक का नाम था देवराज, दूसरे का नाम था नंजराज। याद रखिएगा आप, दूसरे का क्या नाम था? नंजराज। ये एक सेनापति होता है, यानी सेनापति था ये, एक सेना का प्रमुख कह सकते हैं। और दूसरे की अगर बात करें नंजराज की, तो यह राजस्व मंत्री होता है, राजस्व मंत्री होता है। और देवराज की सेना में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम होता है हैदर अली। कौन शामिल होता है? हैदर अली शामिल होता है। तो हैदर अली था यह सिपाही के पद पर सेना में भर्ती होता है। कौन से पद पर? सिपाही के पद पर भर्ती होता है। और धीरे धीरे अपनी साहस और बहादुरी के कारण यह 1755 ईस्वी में अधिकारी के पद पर पहुंच जाता है और डिंडीगुल में फौजदार के पद पर नियुक्त होता है। इस पे फौजदार के पद पर नियुक्त होता है, फौजदार के पद पर नियुक्त हो जाता है। और 1755 ईस्वी में ही आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। कहाँ करता है? तो यह करता है 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में ही आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। कहाँ करता है? डिंडीगुल में। याद रखिएगा आप, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 1755 ईस्वी में फौजदार के पद पर नियुक्त होता है, अधिकारी के पद पर नियुक्त होता है। कहाँ नियुक्त होता है? डिंडीगुल में। और आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। कहाँ भी करता है? तो ये डिंडीगुल में ही आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की बात करें तो आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना करता है तो यह करता है फ्रांसीसियों की मदद से। इसकी मदद से करता है? फ्रांसीसियों की मदद से। और 1761 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर स्वयं को शासक घोषित करता है, स्वयं को शासक घोषित कर देता है। कब? 1761 ईस्वी में नंदराज की हत्या करके। उसके बाद और 1776 ईस्वी में स्वयं को राजा घोषित करता है। याद रखिएगा, जो ये हैदर अली था ये बादशाह की उपाधि धारण नहीं करता है, जबकि जो टीपू इसका पुत्र था वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। इसका हम लोग देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में लड़ा गया था। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम से संधि कर हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और कुछ समय बाद जो निजाम था वो हैदर अली के तरफ आ जाता है, यानी निजाम जो थे वो हैदर अली की ओर आ जाते हैं, जिससे अंग्रेजों को यह एहसास हो जाता है कि अब हम हार जाएंगे युद्ध में। तो अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। अंग्रेजों ने अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखते हैं। और हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। दक्षिण भारत का पहला शासक ऐसा था जो हैदर अली था, अंग्रेजों को पराजित किया था। और उसके बाद में एक संधि होती है जिसे कहते हैं मद्रास की संधि, अप्रैल 1769 में जो होती है। इसके द्वारा युद्ध समाप्त होता है
और इस युद्ध के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए जो क्षेत्र थे वो वापस कर दिए जाते हैं, यानी एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस कर दिए जाते हैं और युद्ध की स्थिति में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया जाता है। यानी इस संधि के अनुसार यह वादा किया जाता है कि अगर आप पे कोई दूसरा आक्रमण करता है तो उस समय हम एक दूसरे का साथ देंगे। और उसके बाद हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 तक लड़ा गया। 1770 ईस्वी में मराठों द्वारा आक्रमण किया गया। किस पर? हैदर अली पर 1770 ईस्वी में मराठों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसमें अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जो कि ये 1769 ईस्वी की जो संधि थी, मद्रास की संधि थी, इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे थे अंग्रेज। उसके बाद में 1780 ईस्वी में हैदर ने कर्नाटक में आरकाट, जो कर्नाटक में आरकाट एक क्षेत्र था, वहां पर हैदर अली आक्रमण कर देता है और द्वितीय मैसूर युद्ध की शुरुआत कर देता है। और जो इसके खिलाफ थे निजाम और मराठा, ये कहीं ना कहीं उसके बाद में हैदर अली का साथ देते हैं, यानी निजाम और मराठा भी हैदर अली का साथ देते हैं, जिससे जो कर्नल बेली था अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज जनरल कर्नल बेली जो था, इसको बुरी तरह से ये परास्त करते हैं और आरकाट पर अधिकार कर लेते हैं। कहाँ अधिकार कर लेते हैं? आरकाट पे अधिकार कर लेते हैं। कहाँ अधिकार कर लेते हैं? तो आरकाट पे ही अधिकार कर लेते हैं। आरकाट कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली से मुकाबले के लिए सर आयर कोर्ट को दक्षिण भारत भेजा। यानी इन्हें जब लगा कि हैदर अली से मुकाबला नहीं किया जा सकता है तो एक चाल चलते हैं और हेस्टिंग ने हैदर अली के मुकाबले के लिए आयर कोर्ट को भेजता है। तो आयर कोर्ट क्या करता है? आयर कोर्ट यह करता है, आयर कोर्ट ने अपनी कूटनीति से महादजी सिंधिया थे और निजाम को अपनी तरफ करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी इनके गुट को तोड़ने का काम करते हैं ये पहले। गुट बिगड़ जाने से हैदर अली के उत्साह में कोई कमी नहीं आती है, यानी गुट बिगड़ जाने से भी हैदर अली के उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। और एक युद्ध होता है उसके बाद में, पोर्टो नोवा का युद्ध, जो 1781 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो इसमें हैदर अली के साथ जो दूसरा विपक्ष था वो कौन था? आयरकोट। इसके मध्य यह युद्ध होता है, हैदर अली और सर आयरकोट के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। इसमें हैदर अली की पराजय होती है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। हैदर अली की पराजय होती है और बुरी तरह से युद्ध में घायल हो जाता है। युद्ध में घायल होने के कारण दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में युद्ध जारी रहता है। उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान था हैदर अली का, वो युद्ध जारी रखता है, 1 साल तक युद्ध जारी रखता है। हैदर और सर आयरकोट के मध्य युद्ध होता है। उसके बाद में हैदर अली पराजय होता है और युद्ध में घायल होने के कारण दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मैसूर का जो अगला शासक बनता है वो बनता है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद में कौन शासक बनता है? तो टीपू सुल्तान बनता है। हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण जो फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो जाते हैं। यानी जो फ्रांसीसी थे, जो मैसूर के शासक हैदर अली का साथ दे रहे थे, उसके बाद में टीपू सुल्तान का साथ दे रहे थे, उसके बाद में मद्रास में, उसके बाद में यूरोप में एक संधि होती है। तो उस संधि के अनुसार यह वादा किया जाता है कि एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी दूसरे नरेशन के लिए या हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपना केवल बिजनेस करेंगे, अपना व्यापार करेंगे। तो उसी संधि के अनुसार जो फ्रांसीसी थे वो टीपू सुल्तान को साथ देने से मना कर देते हैं। उसके बाद में टीपू सुल्तान क्या करता है? तो संधि कर लेता है, जिसे कहते हैं मंगलोर की संधि। तो टीपू सुल्तान के मध्य कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि हुई, जो 1704 ईस्वी में हुई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 1782 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मैसूर का अगला शासक बना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी हुआ करती है। मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। यहाँ पे टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। यानी जो एक ऑफिस बनाया गया था जैकोबिन क्लब, जो फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया था, उसकी सदस्यता लेता है, यानी जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। भारत का प्रथम शासक जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता
टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जो आर्थिक शक्ति को ही क्या मानता था, सैन्य शक्ति मानता था। यानी जिस शासक की जितनी ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वो उतनी ज्यादा सेना रख सकेगा। टीपू सुल्तान का यह मानना था। टीपू ने विदेशों में आधुनिक पद्धति पर दूतावास स्थापित किए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। टीपू को क्या कहा जाता है, तो टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। और थॉमस मुनरो के अनुसार टीपू को एक और संज्ञा दी जाती है, वो दी जाती है अशांत आत्मा की संज्ञा दी जाती है। कौन सी संज्ञा दी जाती है? अशांत आत्मा की संज्ञा दी जाती है। या किसके द्वारा दी जाती है? तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा दी जाती है, क्योंकि यह कोई ना कोई यत्न यानी कोई ना कोई प्रयत्न करता रहता था युद्ध जीतने के लिए, इसीलिए थॉमस मुनरो ने इसे क्या कहा, तो इसे अशांत आत्मा कहा। और इसकी वीरता के कारण, टीपू सुल्तान की वीरता के कारण इसे शेरे मैसूर कहा जाता था। बेशक हीजा एक भी युद्ध नहीं जीत पाया, लेकिन फिर भी इसे कहीं ना कहीं अंग्रेज इससे डरते थे, इसे इसीलिए शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू प्रथम व्यक्ति था जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। टीपू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। हम लोग देखते हैं तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में लड़ा गया था, जो 1792 ईस्वी तक चला। टीपू 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर आक्रमण करता है और अंग्रेज सेनापति जनरल मीडो को बुरी तरह से पराजित कर देता है। तो उसके बाद में जब जनरल मीडो पराजित हो जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 1790 ईस्वी में खुद युद्ध का नेतृत्व करता है और वेलूर और बंगलोर पर अधिकार कर लेता है। दो क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर संधि के लिए मजबूर कर देता है। यानी तीसरी बार जब युद्ध करता है कॉर्नवालिस, पहले कौन करता है? पहले करता है लॉर्ड मीडो, उसके बाद में करता है कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस दूसरी बार फिर युद्ध करता है 1792 ईस्वी में टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर संधि के लिए टीपू को मजबूर कर देता है। और मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों और टीपू के बीच होती है, जो मैसूर की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। यहाँ पे अंग्रेजों और टीपू के बीच एक संधि होती है। संधि के अनुसार कुछ शर्तें रखी जाती हैं। टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना होता है और युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए हार जाने के रूप में देने का वादा किया जाता है, जो तुरंत ही देने होते हैं। जब तुरंत ही नहीं दे पाते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, टीपू सुल्तान के दो बेटों को बंधक बना लेते हैं। जब तक रुपए नहीं दिए जाते हैं तब तक उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण चतुर्थ मैसूर युद्ध का कारण बना। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। तो टीपू की मृत्यु कब होती है? टीपू की मृत्यु होती है 1799 ईस्वी में। और शासक कब बनता है? तो यह शासक बनता है 1782 ईस्वी में। वहीं अगर हैदर अली की बात करें तो हैदर अली की मृत्यु कब होती है? तो हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 ईस्वी में और वह शासक कब बनता है? 1761 ईस्वी में। इससे पहले सिपाही के पद पर कार्य करता है। 1755 ईस्वी में फौजदार के पद पर नियुक्त होता है। डिंडीगुल में फौजदार के पद पर नियुक्त होता है। कब? 1755 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर पुराने वाडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर लेते हैं। यानी जो अंग्रेज थे, वो जो पुराना वाडियार वंश था, उसका जो अल्पायु शासक था कृष्णराज द्वितीय, उसको सत्ता सौंप देते हैं और सहायक संधि कर लेते हैं। अगर सहायक संधि की हम लोग बात करें, सहायक संधि का अर्थ क्या होता है? तो सहायक संधि का अर्थ यह होता है, दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता होता है। लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ इसके विपरीत है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि नीति का अनुसरण किया। यानी जो लॉर्ड वेलेस्ली था, इस सहायक संधि का अनुसरण किया और वही गवर्नर डुप्ले जो थे, तो सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किया है।
भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की किसने? डुप्ले के द्वारा यह शुरुआत किया गया। और इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? तो इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है वेलेजली ने। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुंचते रहें।